अधिवक्ता भाइयों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ 6 जनवरी को चुनाव होने जा रहा है। आज हमारे बीच महामंत्री पद के प्रत्याशी श्री अजय कुमार श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। आइए आज इनसे जो है इनके मन की बात जानते हैं कि अपने मन की बात बतावें कि किस उद्देश्य से ये चुनाव में आए हैं और ये अधिवक्ताओं के लिए क्या करना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा साक्षात्कार आप ले रहे हैं। हम अधिवक्ता हित में और संघ हित में दोनों हित में काम करेंगे। अधिवक्ता हित में यह है कि अधिवक्ताओं का कल्याण किस प्रकार से हो, कितने अच्छे तरीके से हो, इस पर हम सब पहलुओं पर विचार करेंगे और सब पहलुओं पर काम करेंगे। संघ हित में हम जो है संघ का जो हमारे बिल्डिंग है, संघ के फर्नीचर हैं, संघ की लाइब्रेरी है, इसको सुदृढ़ करने का काम करेंगे और उच्च स्तर का बनाने का काम करेंगे। जो हमारे उत्तर प्रदेश में लाइब्रेरी जो है सुदृढ़ करने का काम करेंगे, क्योंकि लाइब्रेरी जो है अधिवक्ता की रीढ़ है। जो है लाइब्रेरी के बिना जो है किताबों के अधिवक्ता वो जो है वो बेकार है। अच्छा, हमारे यहाँ कचहरी जूनियर अधिवक्ता आते हैं, सबसे बड़ी विकट समस्या आती है उनके बैठने के लिए। बैठने की जगह नहीं रहती और जब बैठेंगे नहीं तो काम करेंगे कैसे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे। जूनियर अधिवक्ताओं के बैठने के लिए एक गाइडलाइन के अनुसार जूनियर अधिवक्ताओं को बैठने की व्यवस्था की जाएगी। चेंबर्स के निर्माण के लिए, शेडों के निर्माण के लिए जो जनप्रतिनिधियों से निवेदन किया जाएगा, पैसा लिया जाएगा, बाहर से निवेदन करके पैसा लाया जाएगा। संघ के पैसे को नहीं खर्च किया जाएगा, बाहर से जो है ला करके निधियों से, राज्य सरकार से, और शेडों का निर्माण किया जाएगा, चेंबर निर्माण किया जाएगा, जिससे हमारे नए अधिवक्ता बैठने को पाएंगे। अच्छा, एक बात और बताओ, जो हमारे बुजुर्ग अधिवक्ता हैं, वैसे जीवन का किसी का भरोसा नहीं, कभी कोई भी जा सकता है, लेकिन ये है कि मृत्यु के बाद उनको जो हमारे अधिवक्ता भाइयों के परिवार को मिलने वाली धनराशि है उसमें बड़ा समय लग जाता है और उनके परिवार वाले दौड़ के आते हैं। उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे, उनके घर वालों को दौड़ना। हमारा ये विचार है कि अधिवक्ता जो हमारे अधिवक्तागण की मृत्यु के बाद एक हम चाहते हैं कि एक कमेटी बनाई जाए जो परमानेंट कमेटी हो और वो कमेटी भुगतान कर दे। हमारा तो ये प्रयास है कि 13 दिन में मृतक अधिवक्ता के 13वीं के पहले ही उसके परिवार को भुगतान हो जाए जो निर्विवाद है, और उसके लिए एक अध्यक्ष और मंत्री केवल पदेश सदस्य रहेंगे और कमेटी बनाई जाए जो परमानेंट कमेटी हो, निर्विवाद कमेटी हो, उनका भुगतान कर दिया जाए। इसमें दौड़ाया न जाए, अधिवक्ता के परिवार को बहुत ही कष्ट होता है। अच्छा, और एक बात बता दीजिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे सीनियर हैं, कोई भी हो, जैसे बाबू अरविंद सिंह को ले लीजिए आप, अब उनको वकालत करने आ रहे हैं लेकिन आंख से दिखना बंद हो गया है जी। वो तब भी वकालत में रमे हुए हैं, बेचारे किसी भी प्रकार से अपनी वकालत कर रहे हैं। तो मेरा मतलब ये है कि जो अधिवक्ता अनबेड हो गए, कचहरी नहीं आ पा रहे हैं, पूरा जीवन उन्होंने वकालत में अपना लगा दिया, उनके बारे में आपका क्या सोचना है। हमारे बाइलाज में व्यवस्था है कि जो अधिवक्ता 70 वर्ष के हो गए हैं और अपना लाइसेंस सरेंडर करते हैं तो उनको पूरी धनराशि दे दी जाएगी, और ऐसे 5 अधिवक्ताओं के लिए उसको और बढ़ाया जाएगा क्राइटेरिया। और जो डिसेबल हो गए हैं, अगर 70 साल से कम है तो उनके लिए भी कुछ विचार किया जाए कि उनको धनराशि मिले और जो वो अपना इलाज कराएं और अपने जीवन को सुखमय जी सकें। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हमारे अधिवक्तागण देखते हैं कि लगातार अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जो हमारे अधिवक्ताओं बने हुए, अक्सर ये बात आती है कि फला अधिवक्ता बीमार हैं, आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी है, कभी हम लोग मिलकर चंदा इकट्ठा करके देते हैं, हमारे बार में एक निश्चित धनराशि है, कितनी मेडिकल सहायता दी जाएगी। याद रखिएगा कि आप भी जानते हैं कि वो रिफंडेबल है, जो हम अधिवक्तागण को देते हैं वो हम रिफंड मिलती है। अगर किसी अधिवक्ता के सामने मान लीजिए आप 1 लाख रुपया है, हमारी जहाँ तक जानकारी है, अगर उसका 2 लाख खर्च हो रहा है और रिफंडेबल हमारे बार को मिल जाएगी, तो क्या अगर उसको 50,000 60,000 ज्यादा देने से उसका जीवन बच रहा है तो क्या वो दिया जाना चाहिए, जबकि आपको वापस मिलेगा। मेडिकल धनराशि हम 2.5 लाख करने के विचार में हैं, तो 2.5 लाख किया जाए और उसमें जो है कुछ धनराशि, आधी धनराशि अगर 2.5 लाख कोई लेता है, इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जाए आय संख्या बढ़ा करके कि आधी धनराशि वापस ही ना करना पड़े और जो मृतक के बाद मिलती है 5 लाख वो भी मिले। ये कुछ पंखा वगैरह की बात चल रही थी, शेडों में, चैम्बर में लगे हुए हैं, जाड़े में सब बंद रहते हैं। कुछ पदाधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं जो लोग बता रहे हैं कि हम पंखे का बिल माफ करेंगे, उन्होंने पंखे का बिल लगाया है, तो पंखे का हम चाहते हैं कि ठंडी और बरसात में जब गर्मी ना हो उतने महीनों में बिल न लिया जाए। ये प्रयास करेंगे कि उस समय में पंखे का बिल न लिया जाए। अच्छा, एक प्रश्न और मुझे आपसे करना था कि जो हमारे न्यायपालिका के अधिकारी हैं, उनकी जो ड्रेस है
वही अधिवक्ताओं की भी ड्रेस है। इस ड्रेस के सम्मान के लिए जैसे कि आजकल देख रहे हैं कि अधिवक्ताओं का उत्पीड़न बहुत हो रहा है, सुनवाई नहीं हो रही, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? अधिवक्ता हमको अगर आशीर्वाद देंगे, महामंत्री बनाएंगे, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, पहले भी इंटरव्यू में कह चुका हूँ कि मैं पुलिस प्रशासन से और जिला प्रशासन से एक पत्र जारी करके ये बता दूंगा कि मेरे अधिवक्ता के खिलाफ अगर कोई मैटर आता है तो बिना अधिवक्ता संघ को सूचित किए उस मामले में कोई कार्रवाई न की जाए, और अधिवक्ता के सम्मान में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ूंगा, कोई भी अपमान नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, बार की तो आय लिमिटेड है, उसके आय के सूत्र हम ही सब हैं, हम ही लोग हैं आय के स्रोत। अब पता लगा चैम्बर बनना है, बिल्डिंग बनना है, शेड बनना है, तो आप अधिवक्ता संघ के बजट से कैसे बनवा देंगे? जनप्रतिनिधियों से बात करके, सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्यों से धनराशि ली जाएगी और सीनियर्स को से बैठ करके वार्ता करके संघ के आय बढ़ाने के बारे में विचार किया जाए, कैसे और आय बढ़ाई जा सकती है, अन्य मदों से कैसे बढ़ाई जा सकती है, इस पर विचार करके बढ़ाया जाएगा। लास्ट में एक चीज और आपसे पूछना चाहते हैं, इससे लोग कतरा रहे हैं बताने से, आप इसका जवाब दीजिए। मेरे जानकारी में आ रहा है कि लगभग 1.5 करोड़ रुपया, पता नहीं कैसे किस तरह से, कोई हमारी जो है ये लाभ की संस्था तो है नहीं बार एसोसिएशन, और 1.5 करोड़ रुपया इनकम टैक्स का बकाया बताया जा रहा है, तो उसके बारे में आप क्या करेंगे? इस पर भी हम सीनियर से, जो हमारे इनकम टैक्स के जानकार अधिवक्ता हैं, और कार्यकारिणी से बैठक करके उसको प्रयास करेंगे कैसे हमारा पैसा कटे ना, और हमारा जो है ये ट्रस्ट है वो हमारी एक संस्था है, हमारी संस्था कोई आय संस्था नहीं है, अधिवक्ताओं की संस्था है, इसमें इनकम टैक्स ना लगे, इसके लिए हम बात करेंगे और अच्छे वकीलों से, इनकम टैक्स एक्सपर्ट से बात करके। और एक बात लास्ट में, अंत में मैं इतने कहना चाहूँगा, आप महामंत्री पद के उम्मीदवार हैं। महामंत्री जी की जो पावर होती है, जो क्षेत्राधिकार है, वही आप एक्सरसाइज करेंगे, तो जो भी कार्य करेंगे तो सीधी सी बात है कि आप वो कोई घोषणा तो कर नहीं सकते कि एक पत्र जारी कर दिया कि आदेश लागू हो जाएगा। सदन ही हमारे यहाँ सर्वोच्च है, हमारे यहाँ जो आप अपनी बातों को लाएंगे, सदन में पेश करेंगे, जो सदन पास करेगा माननीय अध्यक्ष जी व्यवस्था देंगे, वही आप क्रियान्वयन कराएंगे। सदन की राय सर्वोच्च है, सदन जो कहेगा वही होगा, और सदन से एक अच्छे माहौल में सदन चला करके और सबकी राय लेकर के, सीनियर्स की राय लेके, जूनियर्स की राय लेकर के सदन बुला करके और अध्यक्ष व्यवस्था के तहत काम किया जाएगा। मतलब जो भी आपकी प्राथमिकताएं हैं वो आम सदन में लाकर, आम अधिवक्ताओं से राय लेकर तब आप उसको पूरा करेंगे। जी हाँ, आम सदन की प्रयास पूरा अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे। आम सदन बैठक बुला करके आम सदस्यों की राय लेकर, सीनियर्स की राय, जूनियर्स की राय लेकर के, और जो सदन की मंशा होगी उसी की मंशा हम लोग काम किया जाएगा। अंत में 2 लाइन में जो भी आप संदेश हमारे मतदाताओं को, अधिवक्ता भाइयों को देना चाहते हो दे दें, उसके बाद हम वीडियो में। मैं अपने वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिवक्ताओं से सादर अभिवादन करके ये अपील करता हूं कि मुझे महामंत्री पद पर अपना आशीर्वाद रूपी मत देकर निर्वाचित करें, मैं उनके कसौटियों पर खरा उतरूंगा। धन्यवाद।